नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आप देख रहे हैं मुद्दा में आज बात आत्महत्या, दलित और सियासत की। हरियाणा में एडीजीपी पूरन कुमार के आत्महत्या के केस ने विपक्ष को सियासत का मैदान दे दिया है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को दलित सियासत से जोड़कर हल्ला बोल दिया है। चंडीगढ़ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हरियाणा सीएम आवास के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई। इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को आईपीएस अधिकारी पूरन कुमार के परिवार से मुलाकात की। राहुल गांधी ने आरोपी अधिकारियों को तुरंत अरेस्ट करने की मांग की है। दलितों को प्रताड़ित करना गलत है। राहुल ने कहा कि मेरी पीएम और हरियाणा सीएम से अपील है कि दोनों बेटियों से किए वादे को पूरा करें। उनकी दोनों बेटियां, जिन्होंने अपने पिता को खो दिया है, बहुत दबाव में हैं। राहुल ने कहा कि एडीजीपी पूरन कुमार दलित समुदाय के थे और ये बात बिल्कुल क्लियर है कि 10 से 15 दिन से नहीं बल्कि 6-7 सालों से भेदभाव हो रहा है। अफसर को करियर डैमेज करने के लिए दूसरे अधिकारी काम कर रहे थे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, यह सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं है। देश में करोड़ों दलित भाई बहन हैं, उनको गलत मैसेज जा रहा है। मैसेज जा रहा है कि आप कितने भी कामयाब हो, कितने भी इंटेलिजेंट हो, अगर आप दलित हो तो आपको दबाया जा सकता है, आपको कुचला जा सकता है। यह हमें मंजूर नहीं है। दरअसल राहुल गांधी नौकरशाही में दलितों की स्थिति को लेकर लगातार सरकार पर निशाना साधते रहे हैं। राहुल आरोप लगाते रहे हैं कि दलितों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं और अगर मिल भी जाए तो उनके साथ जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है। उन्हें महत्वपूर्ण जगहों पर पोस्टिंग नहीं दी जाती है। अब हरियाणा के एडीजीपी पूरन कुमार के आत्महत्या केस ने राहुल गांधी को अपने आरोपों को साबित करने का बड़ा मौका दे दिया है। ऐसे में दलितों पर सियासत गर्म है और जिस तरह से अब नेताओं का तांता लग गया है उनके परिवार वालों से मिलने के लिए, कहानी तो यही बयां हो रही है। ट्रेजेडी हुई है। सरकारी ऑफिसर हैं और चीफ मिनिस्टर ने इनको कमिटमेंट दिया है, पर्सनली कमिटमेंट दिया है कि वो कार्रवाई शुरू करेंगे, फ्री एंड फेयर इंक्वायरी करेंगे और एक्शन इनिशिएट करेंगे। 3 दिन पहले कहा था। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने कमिटमेंट दी है और वो कमिटमेंट पूरा नहीं हो रहा है। और इससे जो इनकी 2 बेटियां हैं, मां पर, बट स्पेशली बेटियों पर जिन्होंने अपने पापा को खोया है, उन पर बहुत प्रेशर, बहुत दबाव, डिस्टर्बेंस हो रही है। तो बात अब गंभीर हो चली है क्योंकि पूरन कुमार अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन एक सवाल को छोड़कर वह गए हैं कि क्या वाकई में दलितों के साथ अत्याचार हो रहा था, शोषण हो रहा था। बात कोई छोटे मोटे अफसर की भी नहीं है। एक आईपीएस अधिकारी, इतने बड़े पोस्ट का अधिकारी, एडीजीपी लेवल का अधिकारी, यदि वह प्रताड़ित है तो छोटे अफसर, छोटे कर्मचारियों, इनके बारे में तो आप सोच सकते हैं, कल्पना कर ही सकते हैं। और वैसे भी आए दिन किसी सिपाही ने अपने बड़े अधिकारी के दबाव में आत्महत्या कर ली,
किसी को छुट्टी नहीं मिली, किसी के पास अतिरिक्त दबाव था, ऐसी खबरें तो बहुत सारी आती हैं, लेकिन वह बहुत सुर्खियां नहीं बन पाती हैं क्योंकि वह छोटे कर्मचारी और अधिकारी होते हैं। यह तो बहुत बड़ी बात रही और खुद इनकी पत्नी भी एक आईएएस अधिकारी हैं। ऐसे में यह मामला हाई प्रोफाइल तो बनना ही था। चलिए, अब दोनों खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बातचीत की हम शुरुआत करते हैं, चर्चा करेंगे, इसे समझने की कोशिश करेंगे। हमारे दोनों खास मेहमान राम राजी शर्मा साहब बतौर प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमल हांडा जी बतौर प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। आमतौर पर शर्मा साहब दूसरों को ऑर्डर देना, विधि व्यवस्था पर नजर रखना, दूसरों की सहूलियत के बारे में सोचने वाले इस प्रभावशाली पोस्ट पर विराजमान एक व्यक्ति, हालांकि भले अभी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में आईजीपी की भूमिका निभा रहे हो, लेकिन इन्हीं के कद के लोग ऐसा करते हैं। यदि वह इस तनाव को नहीं झेल पाए अपने वरीय अधिकारियों के तरफ से, सरकार को भनक नहीं लग पाई क्या? मेरा तो सवाल यही है। और यदि भनक भी लगती तो उनके आरोप तो डीजीपी साहब के ही ऊपर थे। क्या कार्रवाई करते शर्मा साहब? यह मामला बहुत बड़ा हो चला है। ओपनिंग कमेंट आप ही से। देखो, ये बहुत ही दुखद घटना है और जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी को इस घटना का पता चला और इनकी वाइफ भी सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं, वो भी जापान गई हुई थी, वहां पे मुख्यमंत्री जी के उसमें जो उनके साथ में आईएएस ऑफिसर गए हुए थे, तो मुख्यमंत्री जी को जैसे ही पता चला उन्होंने इनका ढांढस बंधाया और तुरंत उनको घर भेज दिया और उनके साथ 2-3 और ऑफिसर्स को भेज दिया इनको घर तक वहां पे छोड़ के आना। और जैसे ही मुख्यमंत्री जी अपना दौरा फिर बीच में खत्म करके जल्दी आ गए और आते ही इनके परिवार के इनके घर गए, परिवार के आंसू पहुंचे और परिवार को ढांढस बंधाया और परिवार को विश्वास दिलाया, भाई दोषी चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों नहीं हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी और पूरा प्रशासन, पूरा हरियाणा सरकार, पूरा प्रदेश आपके साथ है और इसमें कोई ढील, किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी इस केस में। और शर्मा साहब, आप ही के सहयोगी रामदास अठावले साहब, वो तो कम से कम आप ही के गठबंधन के, वो कह रहे हैं कि डीजीपी साहब को सस्पेंड करिए। आपने छुट्टी पे भेज दिया या वो चले गए, तो आप ही लोग बता सकते हैं। ऐसे में राहुल गांधी साहब अगर यदि अरेस्ट की डिमांड कर रहे हैं तो फिर क्या गलत कर रहे हैं? क्योंकि आपके सहयोगी तो खुद कर रहे हैं, भैया उसको सस्पेंड करिए। ऐसे में मैं आपसे बस एक चीज पूछना चाहता हूं शर्मा साहब, सीएम साहब के अधीनस्थ ये सब काम करते हैं, यही सबको रिपोर्ट भी देते हैं सीएम साहब को नीचे कैसा चल रहा है। इनकी रिपोर्ट सीएम साहब को कौन देता होगा शर्मा साहब? देखो, ऐसा है, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत मिलनसार हैं, वो सबसे मिलते रहते हैं, सब अधिकारियों से समय समय पर जब भी उनको समय मिलता है और वो जिस तरह से 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं और उनका व्यवहार बहुत ही अच्छा है। सभी अधिकारी उनसे मिलते रहते हैं और उनके पर्सनल अटैचमेंट भी है उनका अधिकारियों से, क्योंकि वो कभी अपने आप को मुख्यमंत्री नहीं मानते, वो प्रधान सेवक की हैसियत से वो काम करते हैं। और मैं समझता हूँ, जहाँ तक इस केस का सवाल है, परिवार ने जैसे ही ये 2 अधिकारियों का नाम बताया था, एक तो वो एसपी रोहतक, उनको तुरंत हटा दिया गया था और एक डीजीपी साहब, इनको भी छुट्टी पर भेज दिया गया है। इनकी जगह ओपी सिंह ने चार्ज ले लिया है, डीजीपी साहब ने। और जहां तक बात है, आपने कहा एक और क्वेश्चन का, उठावले साहब बड़े हमारे रामदास जी बहुत सीनियर मंत्री हैं और बहुत ही समझदार हैं। उन्होंने जो ये बात कही है, ये कई कानूनी पेश भी इसमें है, लीगल एक्सपर्ट की भी सलाह ली जा रही है इसमें, क्योंकि और मामला चंडीगढ़ प्रशासन का है, क्योंकि ये सारा चंडीगढ़ के जो डीजीपी हैं उन्होंने एसआईटी का गठन कर दिया गया है। 5-6 उसमें बड़े सीनियर ऑफिसर्स को ये जिम्मेवारी दी गई है और एफआईआर रोहतक में, जहाँ पे एफआईआर दर्ज हुई थी,
और उस एफआईआर को भी उन्होंने उसकी कॉपी भी ले ली है और वो इनके पीएसओ हैं उनसे भी कल उन्होंने पूछताछ करी है भाई क्या ठीक। कारण रहे हैं। तो ये जांच का विषय, जांच चल रही है, कानून अपना काम कर रहा है और जो परिवार के पक्ष में जो संभव होगा ठीक। हम जरूर करेंगे। हमारी सरकार पूरी तरह परिवार के साथ है और क्योंकि वो ओके। इनकी वाइफ है, हमारी बहन है, हम अपनी बहन के साथ हैं। ओके, कमल हांडा जी, एन ऑफिसर ट्रबल्ड बाय एन ऑफिसर। अब इस पूरी कहानी का क्या अंजाम होता है पूरी दुनिया ने देख लिया। बहुत सेंसिटिव इशू है, दलित भी थे इंसिडेंटली। ऐसे में यदि एक सीनियर आईपीएस अधिकारी और उसमें यदि दलित को भी जोड़ दिया जाए कि इतना सीनियर आईपीएस दलित अधिकारी भी यदि शोषण का शिकार है जैसा कि आप लोग कह रहे हैं, तो फिर आम व्यक्ति का तो भगवान ही मालिक है। कमल जी। सर आपको नमस्कार, आपका चैनल देखने वालों को भी मेरा नमस्कार। सर पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि इन्वेस्टिगेशन तो चल ही नहीं रही है और ये हाई प्रोफाइल केस है। आप सोचिए जब इन्हीं का कुछ नहीं हो रहा, आज 8 दिन हो गए हैं, तो आप सोचिए कि एक आम आदमी को क्या न्याय मिलता होगा। मैं यहाँ पर 2-3 केसेस की बात और भी साथ में जोड़ दूंगी, बाकी उसके बाद मैं थोड़ी सी डिटेलिंग में आऊंगी। जी जी। जैसे कि आप देख लीजिए मनीषा कांड का क्या हुआ, 3 बार उसके मृत शरीर का अपमान किया गया लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया। जींद में महिला पुलिस कर्मियों ने एसपी पर यौन शोषण का इल्जाम लगाया था, वो एक बार डिबेट हुई, उसके बाद कोई रिजल्ट नहीं, कुछ नहीं हुआ। चाहे वो आप हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का देख लीजिए, कैसे आधी रात को लड़कियों का बैगेज उठाकर फेंका गया। और मनीषा कांड, संदीप सिंह का आप ले लीजिए, ब्रिजभूषण शरण सिंह का ले लीजिए, मतलब मैं ऐसे असंख्य नाम है कि जिन्होंने अपराध किया लेकिन वो साफ बच के निकल गए या सरकार ने उनको संरक्षण दिया कि हमने इनके लिए कुछ नहीं करेंगे। और वैसे भी खट्टर साहब ने तो खुला विधानसभा में बोला ही था कि संदीप सिंह का इस्तीफा नहीं लूंगा। वो तो किसी से छुपी हुई बात है नहीं, दैट इज ऑन रिकॉर्ड ऑलवेज। दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि इन्होंने बताया कि डीजीपी को छुट्टी पर भेजा गया, क्या उनको बचाने के लिए भेजा गया? मेरा सवाल है। एसआईटी का गठन तो ये कर देते हैं लेकिन उसके बाद रिजल्ट क्या होता है? मुझे लगता है कि ये जांच जानी चाहिए बड़े ईमानदार जजेस के पास और जो रिटायर्ड हैं, जिसको कोई इन्फ्लुएंस ना कर सके। मैं थोड़े से आंकड़े आपको दूंगी। देश भर में एससी एसटी के ऊपर जो कितने मतलब क्राइम बढ़ रहे हैं, मॉब लिंच जो होकर कितने लोगों को मारा जा रहा है, ये आप भी जानते हैं, मुझे भी मालूम है। पूरे देश भर में 57,789 केसेस जो है हुए हैं मॉब लिंचिंग के और दलितों के प्रति जो अपराध हुए हैं। और दूसरी बात ये है कि शत्रुजीत कपूर और जो नरेंद्र बिजानिया थे, उनका भी नाम था, उनका नाम क्यों नहीं लिखा गया बीच में? उनकी वाइफ एक आईएएस ऑफिसर होने के बावजूद भी एफआईआर वो 36 घंटे के बाद लिखवा पाई। ये खुद में ही अपने आप बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। दूसरी बात, इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, ये मैं आपको बता रही हूँ। आप आज हम डिबेट करें, हम दोबारा करेंगे, ये ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा क्योंकि एसआईटी का गठन कर दिया गया। इनको किसी से कोई मतलब नहीं है। मैंने बताया ना, हाई प्रोफाइल केस है तो थोड़ा सा सुर्खियों में आ गया, अदरवाइज आम आदमी के साथ क्या हालात होते हैं ये आप भी इमेजिन कर सकते हैं। ये सरकार जो भाजपा की है, वोट चोरों की सरकार, ये अभी ये जनता को कीड़े मकोड़े से ज्यादा नहीं समझती, सिर्फ इनके टैक्सेस चाहिए इनको और कुछ नहीं चाहिए। मनुवादी की इनकी सोच है। और इनको तो ये भी करना चाहिए था कि जो भी 13 अधिकारियों के नाम लिखे गए, पहले तो उनके नाम ही नहीं लिख रहे थे, उनके नाम नहीं लिख रहे थे सेक्शन 3(2)R के तहत जो लिखे जाने चाहिए थे, वो उनकी वाइफ ने ये बात बताई। सीबीआई पर भी अगर मैं 1-2 बात और बताना चाहूंगी कि ईडी और सीबीआई पर भी चार्जेस जब लगे तो उनको भी खुद ही इन्वेस्टिगेशन करके क्लीन चिट दे दी। तो इसी तरीके से 13 अफसर जिनका नाम लिखा है, अभी उनकी 8 साल की नौकरी बाकी थी, 2 बेटियां थी, ऐसे ही कोई इतना बड़ा स्टेप नहीं ले लेता जब तक बहुत ज्यादा प्रेशर में ना हो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में ना हो, बहुत ज्यादा टेंशन में ना हो या उसको बहुत ज्यादा परेशान ना किया गया हो। क्योंकि ये एक ऐसा स्टेप है, ये एक मतलब जिसे कहते हैं कि आखिर में ही ये स्टेप लिया जाता है जब इंसान को लगता है कि मुझे कुछ कहीं नजर नहीं आ रहा या मुझे कहीं इंसाफ मिलता नजर नहीं आ रहा। तो जो 13 ऑफिसर्स हैं उनकी पावर छीन कर तब उनको कहीं और भेजा जाए या उनको सस्पेंड किया जाए, उसके बाद ही फिर इन्वेस्टिगेशन हो पाएगी। शत्रुजीत कपूर जो कि जिनका टेन्योर खत्म हो चुका है, उनको भी अभी रखा हुआ है, वो एक्सटेंशन पर चल रहे हैं। और विजेंद्र बिजरानिया जो भी थे, उनका भी नाम इन्होंने एफआईआर में नहीं लिखा। तो जिन 13 लोगों के इन्होंने ये भी कहा
कि जैसे कल में एक पुलिस अधिकारी भी बैठे हुए थे, उनसे भी डिबेट हो रही थी इसी बात पर। उन्होंने कहा कि जी उनके खातों की जांच होगी, फोन कॉल्स की होगी। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या जो 13 अफसरों के नाम लिखे गए हैं पुलिस के, उनके खातों की भी जांच होगी? उनकी भी कॉल डिटेल निकालने चाहिए अगर फेयर इन्वेस्टिगेशन करनी है तो, अगर नियत है तो। नहीं तो इन्होंने जवाबदेही किसकी है? अब ये कह दिया भाजपा के प्रवक्ता ने बड़ी आसानी से, चंडीगढ़ का मामला है। चंडीगढ़ हमारे देश में ही तो पड़ता है ना, बाहर तो नहीं है। और हरियाणा पंजाब दोनों की कैपिटल है, दोनों की राजधानी है चंडीगढ़। ठीक मैं बात। और सर एक दो बातें और कहना चाहती हूँ। हाँ। सुसाइड नोट जो है, जो कि जिसमें उन्होंने सुसाइड किया, अबेटमेंट टू सुसाइड, जो 306 धारा के अंतर्गत आता है, उसमें सुसाइड नोट इज इनफ फॉर द अरेस्ट, जो कि अभी तक नहीं हुई है, 8 दिन हो गए हैं। और एक अबेटमेंट टू सुसाइड का होता है, ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी थी, क्या था, ये भी सारा जांच में आना चाहिए, लेकिन अगर जांच करेंगे अच्छे से तो। नहीं तो ये केस भी जैसे मनीषा कांड का ठंडे बस्ते में चला गया, सीबीआई को दे दिया, बात खत्म हो गई। सीबीआई ने भी अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं दी है, किसी ने कुछ नहीं किया है। और आपको एक बात और बताना चाहूंगी सर, कि मनीषा कांड में भी उसके पेरेंट्स को धमकाया गया था। मुझे तो ये भी लगता है, जैसे इनकी 2 बेटियां छोड़कर गए हैं जो अभी पूरन कुमार जी, तो मुझे तो ये भी संदेह नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि इनको भी धमकाया डराया जाएगा, नौकरी के लिए भी हो सकता है हटाया जाए, कुछ किया जाए, क्योंकि ये सरकार जो है बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं जालिम सरकार है। इनको किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। उनको ये भी हो सकता है कि डराया धमकाया जाए। ठीक है कमल जी, ठीक है, आपके पास दोबारा भी आएंगे, लेकिन शर्मा साहब अब देखिए बात जो है वो तो विकट हो चली है। वो इसलिए भी विकट हो चली है क्योंकि इसमें राजनीतिक एंगल भी घुस गया है जो नहीं घुसना चाहिए था, जैसा कि प्राइमा फसाई लग रहा है। लेकिन मेन सवाल सर यह है कि सैनी साहब ने कहा कार्रवाई होगी, 3 दिन हो गए, कार्रवाई के नाम पे क्या केवल छुट्टी पर भेज देना एक फेस सेविंग के तहत ही कार्रवाई है क्या? इसके अलावा और अगर यदि कार्रवाई होनी है, आप जो डिसीज्ड व्यक्ति हैं जो नहीं है उनके आप कागजात चाह रहे हैं, तो भैया जो लोग आरोपी हैं उनको भी तो आप पकड़िएगा, कुछ पूछिएगा। आप कैसे देख रहे हैं ये पूरा मामला, कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे देख रहे हैं आप? देखो, जहां तक माननीय मुख्यमंत्री जी की बात है, मुख्यमंत्री जी ने खुद परिवार के पास गए, आंसू पहुंचे परिवार के, ढांढस बंधाया, परिवार को आश्वासन दिया कि पूरी सरकार और पूरा हरियाणा इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ है। और दोषी चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। और जहां तक बात जांच की है, इसमें जांच चल रही है, कानून अपना काम कर रहा है, दोषी बचना नहीं चाहिए, निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। और इस केस में कड़ी से कड़ी दोषियों को सजा दी जाएगी। सर जो दिवंगत आईपीएस अधिकारी हैं उनकी तो वाइफ आईएएस है, तब उन्हें जैसा कह रही हैं हांडा जी इतनी मुश्किल हो रही है। अब देखिए SC/ST एक्ट भी नहीं लगाया गया था शुरू में, वो तो बाद में इनके कहने पर प्रेशराइज करने पर, हाँ उसमें संगीन धाराएं भी जोड़ी गई हैं। हाँ वो बाद में इनके प्रेशर पे जोड़ी गई। अब देखिए सर, जिस व्यक्ति का अभी तक अंतिम संस्कार ना हुआ हो, क्या ही बोला जा सकता है अब इस पूरे मसले पर? देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जांच का विषय, जांच अधिकारी ने वो पाया भाई इसमें और धारा और संगीन लगानी चाहिए, उन्होंने संगीन धाराएं लगाई। और क्योंकि ये घटना चंडीगढ़ में हुई है, तो इसलिए चंडीगढ़ पुलिस इसको देख रही है। और चंडीगढ़ के डीजीपी ने बड़े मतलब सीनियर ऑफिसर्स की कमेटी बनाई है, जांच समिति बनाई है, और जांच समिति इसमें जांच कर रही है। शर्मा साहब आपकी सारी बातें चली एक जगह, ठीक है, लेकिन आपको नहीं लगता है, लोग कहते हैं अगर न्याय आप कर रहे हैं तो न्याय करते दिखना भी चाहिए। तो यदि आप उनसे सवाल जवाब या वो सारी बातें कर रहे हैं, तो जो आरोपी हैं उनसे भी तो रिकवरी, एटलीस्ट फर्स्ट आप उनको सस्पेंड तो करिए सर। ये तो कॉमन भी किसी की भी सोच है, नहीं तो जांच को प्रभावित तो कर ही सकते हैं, चाहे कहीं की भी जांच हो। उस लॉबी के बहुत सारे लोग तो हैं, और इतने बड़े कद का व्यक्ति यदि इस राह को चुनता है जो किसी को नहीं चुनना चाहिए, तो वाकई दुख की बात है शर्मा साहब, इंसानियत के तौर पर। देखो हमने क्या कहा, ये समय अभी परिवार के आंसू पहुंचने का है, परिवार को ढांढस बंधाने का समय है, और इसमें राजनीति करने का समय नहीं है। कुछ इसमें दल इसमें राजनीति कर रहे हैं जो गलत है, क्योंकि आदरणीय पूर्ण कुमार जी की लाश के ऊपर राजनीति करना मैं
सर आपके सहयोगी भी जा रहे हैं सर, चिराग पासवान भी गए हैं, क्या वो भी राजनीति कर रहे हैं? राहुल गांधी साहब के बारे में तो आपका इशारा मैं समझ सकता हूँ, चिराग पासवान नहीं, दुख प्रकट करना, परिवार के आंसू पहुंचने के लिए जा रहे हैं। हाँ, जाना भी चाहिए। तो फिर तो राजनीति नहीं हुई। हाँ, और नहीं, ये जैसे कमल हांडा जी कह रही थी अभी, हाँ, ये आरोप लगा रही थी, इनके टाइम में मिर्जपुर कांड हुआ था, एक दलित की बेटी को जिंदा जला दिया था। इससे घिनौना काम मैं समझता हूँ हो ही नहीं सकता। और गुहाना कांड हुआ था इनके टाइम में, ठीक है, एक दलित के बेटे को किस तरह से ठीक है, दलित के बेटे को मार दिया था। और ये बात नहीं ठीक है, एक मिनट हांडा जी, लेकिन मनीषा बहन जी की आप बात कर रहे थे, मनीषा हमारी बेटी है, सीबीआई की जांच का आदेश हमने दिया, परिवार ने कहा कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो मुख्यमंत्री जी ने उसी टाइम कह दिया था सीबीआई जांच होगी, और ये केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया ठीक है शर्मा साहब, आपने एक और आईपीएस अधिकारी का नाम लिया है, ठीक है, एसपी भिवानी का। लेकिन चलिए दूसरे अन्य शर्मा साहब एक रिक्वेस्ट, अन्य मुद्दों पर नहीं जाते हैं, वो इसलिए भी जाते हैं क्योंकि आप कहते हैं कि आप सुशासन, एक मिनट शर्मा साहब, आप कहते हैं ना आप सुशासन की सरकार चलाते हैं, तभी ना लोगों ने कांग्रेस की सरकार को हटाकर आपको बैठाया है और सत्ता पर लगातार बैठा है। यदि आपके समय में भी ये सारे आरोप लगते रहेंगे तो फिर कैसे कह सकते हैं आपके पुराने आदमी दागी थे और आप नहीं है? दलित ऐसे होने का नौटंकी कर रहे हैं जबकि दलित विरोधी है। ठीक है, हमारी सरकार में तो आप न्याय ऐसा करिए ना सर, शर्मा साहब आप न्याय ऐसा करिए, नजीर ऐसी बनाइए कि लोग ना कहें। ठीक है, महामहिम राष्ट्रपति जी, ठीक है शर्मा साहब, ठीक है, टॉपिक से इधर नहीं जाएंगे। हांडा जी प्लीज रिस्पॉन्ड, बोलिए। दो कैबिनेट मंत्री हमारे ऐसे समाज से। मैं ये कहना चाहती हूँ, ये मिर्चपुर कांड पर चले जाते हैं तो मैं बहुत सारे कांड मैं भी गिनवा सकती हूँ, लेकिन इस वक्त जो है मामला हमारा चल रहा है उनकी आत्महत्या पर और उनका सुसाइड नोट। एक मिनट शर्मा साहब प्लीज। हाँ जी, बोलिए। जो ये इधर उधर की बातें कर रहे हैं, मुद्दे को भटकाने की कोशिश करते हैं, यही इनकी सरकार करी है। और जब आपने कहा सत्ता पर बैठाया तीसरी बार, तो मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ एंकर साहब, क्योंकि वोट चोरी से तीसरी बार ये सरकार में आए हैं और आपको भी पता देश भर में चल रहा है नारा वोट चोर। दूसरी बात, ठीक है शर्मा साहब आ रहे हैं, शर्मा साहब लेट हर कंप्लीट, शर्मा साहब प्लीज, शर्मा साहब प्लीज, अब टॉपिक से इधर उधर नहीं जाएंगे, शर्मा साहब प्लीज, सर बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, शर्मा साहब प्लीज सेंसिटिव मुद्दा है, लेट हर कंप्लीट, फिर आते हैं आपके पास। बोलिए हांडा जी। ये मैं एक इनको छोटा सा जवाब दे दूं, जो ये कहते हैं वोट चोरी नेहरू जी ने की, इनको शर्म नहीं आती, क्योंकि किताबें तो ये लोग पढ़ते नहीं है। 12 वोट मिले थे सरदार पटेल जी को, जो गांधी जी ने के कहने पर वो नेहरू जी को ट्रांसफर किए गए। ये जान ले, इस बात को नोट कर ले, क्योंकि व्हाट्सएप का ज्ञान ना दिया करे। मैं दूसरी बात पर आती हूँ, मुद्दे पर आती हूँ सर में जी। राजनीति इन्होंने कहा कि राजनीति करते हैं, भाई आप तो सिलेंडर पे 5 रुपए बढ़ते थे तो राजनीति करने आप सड़कों पर बैठ जाते थे। 7 पैसे पेट्रोल पर बढ़े 1973 में, तो अटल बिहारी जी वाजपेयी जी आपके संसद में बैलगाड़ी पर आए। तो राजनीतिक दल है तो हम राजनीति करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? वो आपका कॉपीराइट नहीं है सिर्फ, इस बात को याद रखना। दूसरी बात, बसपा ने भी इस मामले में शर्मा साहब प्लीज सर लेट हर कंप्लीट, शर्मा साहब लेट हर कंप्लीट सर प्लीज, आप सीनियर आदमी है सर प्लीज। बोलिए हांडा जी। हाँ जी, बीएसपी ने भी इस बात पर धरना प्रदर्शन किया कि एक दलित के साथ ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि दलित का भी इसमें बड़ा जबरदस्त जिसे कहते हैं एक ट्विस्ट है एससी का, क्योंकि ये एससी के मनुवादी सोच के हैं ये लोग, और ये दलितों को तो इनको लगता है खत्म कर दो। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल और देना चाहूंगी, बिहार में भी जो वोट काटे गए हैं और जहां पर रजीत अंजुम पर भी एफआईआर हुई, खुला खेल हमने देखा, फरुखाबादी चल रहा था कि ये वोट बैठे बैठे लोगों के साइन करे थे, बीएलओज वगैरह बैठे हुए, वहां पर भी दलितों के, वंचितों के और अल्पसंख्यकों के वोट काटे गए हैं। तो ये मनुवादी सोच के लोग हैं, इनको लगता है कि जो निचला तबका है, सबका अंत्योदय जिसको ये नाम देते हैं, उनको तो ये खत्म ही कर देना चाहते हैं। और दूसरी बात ये कि डीजीपी को छुट्टी पर क्यों भेजा गया? इन्होंने कहा कि मनीषा कांड को हमने सीबीआई को रेफर किया, गलतफहमी में झूठ परोस रहे हैं। मुझे याद है, मैंने वो वीडियो देखी है कि गांव के लोग इकट्ठे हो गए थे कि उसका अंतिम संस्कार नहीं होगा बेटी का जब तक आज जांच सीबीआई को ना सौंपी जाए। ये नायब गायब की वो नहीं थी इंस्ट्रक्शन, ये नायब गायब की इंस्ट्रक्शन नहीं थी। सर वॉल्यूम डाउन कर दीजिए, अदरवाइज
ठीक है शर्मा साहब, शर्मा प्लीज सर प्लीज प्लीज, वक्त वैसे भी कम है सर, इधर उधर जाएंगे वक्त जाया हो जाएगा। हांडा जी प्लीज कंक्लूड। हाँ जी, मैं ये कह रही थी कि मनीषा कांड के लिए पूरा गांव, आसपास के भी बहुत सारे गांव के लोग इकट्ठे हो गए थे, जो कि अपने पिता को ये फोन करके गई थी छोटे बच्चों को पढ़ाने के बाद कि मैं नर्सिंग के कोर्स के लिए फॉर्म भरने जा रही हूँ, तो उसको घसीटने के उसके निशान थे। 1 मिनट सर। हाँ, मैं बस आपसे वो पुराने इतिहास को छोड़िए, वो तो आप बता ही नहीं, मैं आपसे पूछना, क्या आपको लगता है इस मौजूदा केस में नहीं हो रहा है और वो होना चाहिए? हांडा जी प्लीज कंक्लूड। मैं ये बता देती हूँ आपको सर कि न्याय नहीं मिलेगा, हाँ। न्याय नहीं मिलेगा, परिवार को इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वोट चोरों की सरकार है। न्याय नहीं मिलेगा, मेरे से आप लिख लीजिए, हम दोबारा डिबेट करेंगे इस टॉपिक पर। ठीक। कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि 3 की महिला पुलिस ओके। को भी न्याय नहीं मिला। ओके, वक्त इतने की इजाजत देता है। बहुत धन्यवाद आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में अभी बस इतना ही। नमस्कार।